हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। मैं हूं मनोज सर और मैंने क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज उसी का सेकेंड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि गैसियस सॉल्यूशन यानी कि जो गैसेस होती हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। स्पेशली जो प्रेशर का फैक्टर था जिसको हेनरी ने एक्सप्लेन किया था, यानी वो हेनरी लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे से आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बने रहिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, साथ साथ में आप नोट करते चलेंगे तो आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी ये क्लास। जैसे कि हम बता चुके हैं कि हम लोगों ने गैसियस सॉल्यूशन, गैसेस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी यानी हेनरी लॉ पढ़ चुके हैं। उसके आगे अगला जो टॉपिक आता है अपना सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन को बनाया जाता है। This is the most common solution. In this solution, solid is referred as solute and liquid as solvent. When a solid is added to a liquid, the molecular vibrations tend the molecules to pass into the liquid phase. This tendency is called dissolution. जब भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सॉल्यूशंस स्पेशली जो होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें एक सोल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। यहां पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड, यहां पे जो आपका सोल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। जब किसी सॉलिड सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स बेटा होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और उस वाइब्रेशन के कारण जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड फेस में चले जाएंगे, और इस टेंडेंसी को ही क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। जब भी किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड के अंदर बेटा आप डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल उस लिक्विड में मिलते ही एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा जिससे वो मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, लिक्विड फेस में चले जाएंगे और सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। What is solubility? The ability to dissolve. Soluble कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड में कितना सॉल्युबल है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज रिक्वायर्ड टू सेचुरेट 100 ग्राम सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना अमाउंट मिलाया जाए कि वो सोल्यूशन कैसा प्रिपेयर हो जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या था उसमें कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल में प्रेजेंट हो। तो यहां पे भी सॉल्युबिलिटी के बारे में कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, कि सोल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट को सेचुरेट कर देता है उसे ही उस सब्सटेंस की क्या करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
The solubility of solid is usually expressed as the mass of solute in gram dissolved in 100 grams of the solvent. It may also be expressed in gram per liter or mole per liter. अगर हम solubility की बेटा बात कर रहे हैं तो solubility की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर लीटर, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, मोल पर लीटर में कह सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। हाँ, किसी सर्टेन टेम्परेचर या किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सोल्यूट का मिलाया जाए जिससे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला बेटा जो फैक्टर है वो फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिस सोल्यूट या सॉल्वेंट को आपस में मिला करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उनकी नेचर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो देखते हैं, एवरी solid does not dissolve in a given liquid। सभी जो सॉलिड होते हैं वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जिस लिक्विड में आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसमें सारे के सारे जो सॉलिड हैं डिजॉल्व हो जाए। इन जनरल अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड सॉल्वेंट if the intermolecular interactions are similar in solute and the solvent। सोल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिजॉल्व होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो आपस की जो इंटरेक्शन है वो भी कैसे होने चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सॉलिड के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहे थे, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन लग रहे थे, उन दोनों के आपस में वही सेम टाइप के इंटरेक्शन अगर लगेंगे तो वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। This is an accordance with a basic rule like dissolve like। ये बेटा ये ध्यान रखेंगे, like dissolve like का मतलब जैसा सॉल्यूट होगा वो उसी प्रकार के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अगर सॉल्यूट आपका पोलर है, आयनिक है, तो वो पोलर यानी आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक। दिस मीन्स दैट आयनिक और पोलर कंपाउंड्स डिजॉल्व more readily in polar solvents like water and are very little soluble or almost insoluble in non-polar solvents like benzene, ether, carbon tetrachloride etc. Like dissolve like, अगर सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा जैसे कि वाटर इज द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। और अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बेटा एग्जांपल आप यहीं से याद रख लेंगे, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलुइन एटसेट्रा। इतने आपको याद रखने हैं। ये कैसे हैं आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सोल्यूट में सॉल्वेंट में घुलेगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये पहला आपका फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा नेचर होगा सोल्यूट का वैसा ही सॉल्वेंट का नेचर अगर होगा तो वो दोनों आपस में ही डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला फैक्टर देखिए। यहां देखेंगे सिमिलरली नॉन पोलर यानी कि कोवेलेंट और ऑर्गेनिक। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, जबकि पोलर सॉल्वेंट में वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड एंड सुगर डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर।
and solubility of common salt in water is much more than of sugar। अगर हम सुगर और कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की बेटा बात करते हैं तो सुगर जो कैसा होता है वो नॉन पोलर सोल्यूट है, जबकि कॉमन साल्ट जो है वो कैसा है आपका पोलर सोल्यूट है। अभी आपने कहा था लाइक डिजॉल्व लाइक, तो सोडियम क्लोराइड अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगी, और हम जानते हैं क्या कि वाटर इज द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। सबसे अच्छा जो पोलर सॉल्वेंट है वो कौन सा होता है? वाटर। तो जब वाटर में हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करवाएंगे तो वाटर हो गया पोलर, और सोडियम क्लोराइड भी कैसा है बेटा? पोलर। तो वो उनके बीच का इंटरेक्शन सिमिलर होगा और वो कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वाटर में अगर हम शुगर को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट शुगर भी डिसॉल्व होती, बट उसकी सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वाटर पोलर है और आपकी शुगर कैसी है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में रेडियली डिसॉल्व होगा, बहुत कम घुलेगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया आपका? अगला जो फैक्टर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी को, और कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, वो कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स वेदर द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अभी हम लोगों ने डिसोल्यूशन की बात की थी। जब भी कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसको क्या कहते थे? डिसोल्यूशन कह रहे थे। तो अगर बेटा डिसोल्यूशन हो रहा है, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हैं और वहां पे हीट क्या हो रही है? निकल रही है। सोल्यूट को सॉल्वेंट मिलाया और हीट क्या हो गई? रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? 10th में पढ़ा था, किसी को याद है? बताएंगे आप लोग। अगर किसी प्रोसेस में हीट बेटा निकल रही है तो वो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर डिसोल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो प्रोसेस कैसा होगा? वो प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इंडोथर्मिक। एज यू स्टडीड इन क्लास 11, जैसा कि आप 11th क्लास में चैप्टर था कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसमें आपने पढ़ा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में बताया गया था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है, उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर वो हीट क्या हो रही होती है? एब्जॉर्ब हो रही होती है। क्लियर ना? टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। वही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है, आपको याद रखना है कि अगर कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाने पर हीट निकलती है तो उनका डिसोल्यूशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाने पर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो वो डिसोल्यूशन कैसा होगा? उसका इंडोथर्मिक होगी। क्लियर? When a substance dissolve with the evolution of heat, that is exothermic, और exothermic reaction के लिए डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी कैसा होता है? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। HP माइनस HR, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अगर वहां पे हीट निकल रही है और जब हीट निकल रही है तो वहां पे हीट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? उस केस में HR इज ग्रेटर देन HP। अगर हीट ऑफ रिएक्टेंट बेटा हीट ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होगी तो चेंज इन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव हुआ तो प्रोसेस कैसा हो गया आपका? एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर डिसोल्यूशन कराने पर, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर हीट निकल रही है तो उस सोल्यूट की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटती जाएगी। क्लियर? अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी? इनवर्सली। टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
क्लियर ना? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? और इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट किसके लिए है? एंडोथर्मिक के लिए। यहां पे अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट एंड सम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड डिक्रीजेस विद increase in temperature. For example, the solubility of lithium sulfate and cerium sulfate and some calcium salt of organic acid decreases with increase in temperature. With increase in temperature. Increase in temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनका डिसोल्यूशन कैसा था? एक्सोथर्मिक था। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की। when a substance dissolves with the absorption of heat, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट की हीट क्या होगी? रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। व्हेन एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा बेटा? उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एटसेट्रा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो टेम्परेचर का ऐसे याद रखेंगे, अगर डिसोल्यूशन बेटा एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और अगर डिसोल्यूशन कैसा है आपका? एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया ना इतना? ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला फैक्टर। Now next, on the basis of solubility, solutions are of three types: unsaturated solution, unsaturated solutions, saturated solutions and super saturated solution। solubility के बेस पर, solubility क्या है? अभी हमने पढ़ा the maximum amount of solute required to saturate 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट को कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेचुरेट करने के लिए जितना सोल्यूट नेसेसरी होता है, उसे ही उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो उसी सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। सॉल्यूशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड, सेकेंड वन इज सैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड। There are 3 types of solutions on the basis of solubility: unsaturated, saturated and super saturated। तो एक एक को देख लेते हैं। बेटा unsaturated solution कौन सा होगा? The amount of solute is less than its solubility। कोई ऐसा solution जिसमें उस सब्सटेंस के, उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी से भी कम अमाउंट में अगर सोल्यूट प्रेजेंट है तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड। ओके, दूसरा क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी के बराबर अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें सुपर सैचुरेटेड की, तो उसमें क्या होगा? जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसकी सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड।
तो सॉल्युबिलिटी से कम अनसैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी के बराबर सैचुरेटेड, और सॉल्युबिलिटी से ज्यादा तो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। चलिए इसको एक ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं और फ्रेंड के घर जाते ही आपको खुशबू आ रही है कि हाँ उसके यहाँ मम्मी ने उसकी किचन में मैगी बनाई है। जैसे ही स्मेल सूंघे आपकी तो भूख बढ़ जाएगी ना। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, आपको एक चम्मच ला करके आपको मैगी दे दिया और आपने मैगी खाई। क्या आपको तृप्ति मिल गई ना? क्या आप सेटिस्फाइड हो गए? नहीं। एक चम्मच मैगी खा लेने से आप संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, दैट इज अनसेटिस्फाइड रहे आप। तो क्या कंडीशन रही वो? अनसैचुरेटेड की। अगर आपको जितनी भूख थी उतना मैगी आपको मिल जाए और आप खा लें तो वो क्या हो जाएगा आपका? सैचुरेटेड। कहते नहीं, अब खा करके बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई, तो वो तृप्ति वाली फीलिंग जब आएगी वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। और तृप्ति आ जाए फिर आपको कोई डंडा लेके बैठा नहीं और खाओ, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? आप डंडा पड़ने के चक्कर में खा तो लेंगे, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके बाद आपका कोई चाहे मार डाले, काट डाले, लेकिन आप फिर नहीं खाएंगे, और दैट इज कंडीशन क्या होगी आपकी? सुपर सैचुरेटेड की। एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया और एक ग्लास वाटर में शुगर के 2-3 क्रिस्टल डाल के आपने डिसॉल्व कर दिए, घोल दिए। क्या वाटर की डिसॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो गई? नहीं, वाटर की डिसॉल्विंग कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है, वहां और शुगर अभी डिसॉल्व हो सकती है। तो जो 1-2 दाने डाल के आपने डिसॉल्व किया उसमें, वो सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। आपने और चीनी डालना शुरू की, घोलना किया, घोलना शुरू किया, घोले घोले घोले, एक कंडीशन आएगी फिर अब वो चीनी उसमें नो मोर शुगर डिजॉल्व, आप उसमें और थोड़ी सी भी चीनी डिजॉल्व नहीं होगी, और उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर अगर उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो वहां शुगर अभी और घुलना शुरू हो जाएगी। उसमें भी एक सिचुएशन आएगी कि फिर टेम्परेचर चाहे जितना ज्यादा लगा लो शुगर और घुलेगी नहीं, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हो गया ना? आपको इतना याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी से कम हो, उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं कौन से? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा टाइप क्या हुआ? अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये तीनों प्रकार के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? The solutions in which a very little amount of solute is present in a certain amount of solvent are called dilute solutions. किसी certain amount के solution में अगर solute का थोड़ा सा amount present है तो उसे हम क्या कहेंगे? dilute solution। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ग्रेटर हो, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का बेटा हमें कंपेयर करना है। अगर दोनों ही सॉल्यूशन सेम ही सॉल्यूट के बनाए गए हो और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वो कहलाएगा डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो? कम। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट आपने क्या किया? शुगर सॉल्यूशन बनाया आपने, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मींस आपने घर पे बनाते ना, शरबत बना लिया आपने, शरबत। और एक ले लिया क्या हमने? हनी ले लिया, हनी। हनी भी क्या होता है बेटा? शुगर सॉल्यूशन होता है। और जो आप शरबत पी रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, वो भी क्या है? शुगर सॉल्यूशन है।
अब आप बता सकते हैं कि इसमें डाइल्यूट कौन है और कंसंट्रेट कौन है। क्या शरबत डाइल्यूट है या शरबत कंसंट्रेट है? हनी डाइल्यूट है या हनी कंसंट्रेट है? जिसमें सोल्यूट का, अब सोल्यूट इसमें क्या है, चाहे हम शरबत की बात करें उसका भी सोल्यूट क्या है, शुगर। हनी की बात करें तो उसका भी सोल्यूट क्या है, शुगर। तो आप जानते हैं कि हनी में शुगर का अमाउंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, तो इसलिए हनी क्या हो गया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जबकि शरबत जो बना रखे हैं आप, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो आई थिंक डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है उन्हें हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर ना? आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन। What is concentration? What is concentration? The amount of solute, the amount of solute, the amount of solute present in a definite amount of solution is known as concentration of the solution. कितना अमाउंट किसी फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्यूशन में सोल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है, सोल्यूट का कितना अमाउंट किसी फिक्स्ड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सच एज मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। और बेटा यहां पे एक चीज और हम अगर ऐड करना चाहें, एक और याद ऐड कर लेंगे यहां पे, जैसे आपका पीपीएम है वैसे ही क्या होता है, पीपीबी, पीपीबी, इसको हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड, आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो ना, उसके रिप्रेजेंटेशन के कई सारे मेथड हो सकते हैं ना। आप डिस्टेंस को किलोमीटर में बताना चाहो, मीटर में बताना चाहो, सेंटीमीटर में बताना चाहो, टेकामीटर में बताना चाहो, हेक्टोमीटर में बताना चाहो, मतलब बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं, मिलीमीटर में बताना चाहो जिससे हम डिस्टेंस को बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस के बताने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ऐसे ही बेटा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। कौन कौन सा हो गया उसमें, परसेंटेज बाय मास, या हम कहें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन और फॉर्मेलिटी। इतने सारे आपके रिप्रेजेंटेशन है आपके कंसंट्रेशन के। हम इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। पहला जो कंसंट्रेशन का जो मेथड है वो क्या है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास, W बाय W, ठीक है। पहला मेथड जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, या हम क्या कह सकते हैं, मास परसेंटेज। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, 9th में भी आपने इसको पढ़ रखा था। तो मास परसेंटेज क्या हो गया, सोल्यूट का वह अमाउंट, सोल्यूट का ग्राम में वह अमाउंट जो किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसे ही क्या कहते हैं बेटा, हम उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज बाय मास, या हम क्या कह सकते हैं, मास परसेंटेज। दिस इज द मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, मास परसेंट कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ये क्या है आपका, मास परसेंटेज है। क्या है ये, कंसंट्रेशन का एक मेथड है। कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का हम परसेंटेज बाय मास भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसका कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम।
ओके, सपोज दैट कहा जाए कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% मास बाई मास है, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% मास बाई मास, या तो मास बाई मास कहा जाएगा या आपको W बाई W लिखा होगा, आप इससे इसको समझ लेंगे, W बाई W मास बाई मास। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% मास बाई मास हो तो इसका क्या मतलब हो गया कि x ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उस सोल्यूट का x ग्राम, जितना परसेंट दे रखा होगा उतने ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो x% मास बाई मास का मतलब क्या हो गया कि x ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना? यहां से एक चीज और देखेंगे कि मास परसेंटेज कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या हुआ ये कि जो अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन परसेंटेज बाई मास या मास बाई मास है तो वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा ले, कितना भी घटा दे, उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो उतना ही होगा। यहां से एक चीज और याद रखेंगे, जिस कंसंट्रेशन की टर्म में, जिस कंसंट्रेशन के मेथड में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं मास और मास ही है, सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। मास बेटा टेम्परेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे मास डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर वॉल्यूम का टर्म हो तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम अफेक्टेड होता है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम अफेक्ट करेगा। वॉल्यूम अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका जिस कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो अगर वॉल्यूम का टर्म है किसी कंसंट्रेशन मेथड में तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मास बाय मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। पूछ लिए कोई आपसे कि बताइए अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% मास बाय मास है तो बताइए कि टेम्परेचर पे वे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं करेगा। वो पूछे क्यों नहीं करेगा तो कह देना बेटा कि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें मास के ही टर्म है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? ओके, दूसरा देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V बाई V। M बाई M हो, W बाई W हो, यहां पे W बाई W था, यहां हम कहें M बाई M है तो ये मास परसेंटेज बाई मास हो गया। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V बाई V हो तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। The volume of solute in ml present in 100 ml of solution is known as concentration in terms of percentage by volume। सोल्यूट का वॉल्यूम ml में, कितने ml सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यही क्या कहलाएगा, उसका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सोल्यूट का वॉल्यूम ml में इंटू 100 अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में। आगे देखते हैं बेटा, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम में कंसंट्रेशन दे रखा हो x%, तो इसका क्या मतलब होगा, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस x ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। x ml सोल्यूट को 100 ml सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चूंकि इसमें वॉल्यूम का बेटा टर्म आ रहा है इसके फॉर्मूले में,
इसके फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम सोल्यूट का भी है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी है, इसीलिए कंसंट्रेशन इन परसेंटेज बाय वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये भी बेटा आपका कंसंट्रेशन का एक मेथड है। मास बाय वॉल्यूम m बाई वी, या किसी किसी बुक में w बाई वी भी आपको मिल सकता है। The amount of solute in grams present in 100 ml of solution is known as concentration in terms of mass by volume percentage। कितने ग्राम सोल्यूट कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा, उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। यहां पर भी देखो बेटा वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर पर ये डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें कि अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन x% मास बाय वॉल्यूम है, एक सॉल्यूशन आपको दिया गया, आपने पूछा कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, सामने वाले ने कहा कि इसका कंसंट्रेशन x% मास बाय वॉल्यूम है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब उसमें x पर ग्राम सोल्यूट जो होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहा होगा। क्लियर हो गया। दो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्यों डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला देखें बेटा, कंसंट्रेशन का अगला टर्म है क्या, नॉर्मलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये मिलेगा बीच में। नॉर्मलिटी की कंसंट्रेशन किस टर्म में दे रखा होगा, नॉर्मलिटी के टर्म में दे रखा होगा। नॉर्मलिटी क्या है बेटा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं, यही क्या कहलाएगा, उसके नॉर्मलिटी। ओके, किसी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट हैं, यही क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगा। इस नॉर्मलिटी को बेटा हम कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नॉर्मलिटी इज नोटेड बाय कैपिटल N एंड इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म होगा। कह ही रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर, लीटर इज द कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, इफ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय x टाइम देन नॉर्मलिटी इज आल्सो डिक्रीज बाय x टाइम। अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है x टाइम, डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर मिला दिया जा रहा है, उसे पतला किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया गया, तो जितने परसेंट, जितने गुना उसको डाइल्यूट किया जाएगा, जितने टाइम उसको डाइल्यूट किया जाएगा, नॉर्मलिटी को जितने टाइम डाइल्यूट किया जाएगा बेटा, उसकी नॉर्मलिटी भी जो है क्या होगी, उतने ही टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्यूशन को x टाइम डाइल्यूट करेंगे तो उसकी नॉर्मलिटी x टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया। फॉर्मूला देखते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। पहले यहां देख लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट मींस क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मास, सोल्यूट के मास को अगर हम उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो जो बने आएगा उसे क्या कहेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट। सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी W क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट हो गया, मास ऑफ सोल्यूट इज द इक्विवेलेंट मास हो गया, एंड V इज द वॉल्यूम।
तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W अपॉन A इंटू V इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में ना लेते हम किस में ले लें, ml में ले लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन A इंटू V इन ml। क्लियर हो गया। आगे देखें, इफ द नॉर्मलिटी ऑफ V1 ml सॉल्यूशन इज N1 एंड नॉर्मलिटी ऑफ V2 ml सॉल्यूशन इज N2। ठीक है, सॉल्यूशन था, कह रहे अगर V1 ml सॉल्यूशन है तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी है N1, और अगर V2 ml सॉल्यूशन है तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी है N2। तो एक रिलेशन बनता है बेटा, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। और इस बेटा इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी इक्वेशन। याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर के एंड पे, हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, वहां पे इसका यूज आएगा, तो याद रखिएगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। When two solutions of same solutes are mixed, then the normality of mixture solution। अगर सेम सोल्यूट के अगर दो सोल्यूशन है, मान लिया आपने सोडियम क्लोराइड को पानी मिलाया, एक सोल्यूशन बनाया, दूसरा सोडियम क्लोराइड, वही सोडियम क्लोराइड लिया, दूसरे पानी मिलाया बनाया, दो सोल्यूशन बनेगा। अब अगर दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, उसको कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1 इज द नॉर्मलिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, N2 इज द नॉर्मलिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन एंड V1 प्लस V2। ऐसे हम क्या करेंगे, हम उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन बस एक बेटा यही होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, सेम सॉल्यूट के होने चाहिए, डिफरेंट सॉल्यूट के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। इफ V1 ml सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी N1, अगर कोई सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V1 है, उसकी नॉर्मलिटी N1 है, और उसको पानी मिला करके डाइल्यूट कर दिया गया, और डाइल्यूट करके कह रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है V2 और उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो रही है N2। कहा जाए आपके पास 1 लीटर पानी था, उसमें कुछ पानी मिला दिया गया और अब वो पानी 20 लीटर हो गया, तो बताइए पानी कितना मिला है, तो क्या करोगे, 20 माइनस 1 19 ml 19 लीटर कहोगे। तो पहले वॉल्यूम था V1, बाद में पानी मिलाने के बाद डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम कितना हो रहा है V2। तो रिजल्टेंट यानी पानी कितना मिलाया गया, सो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन N2 इंटू V1। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं कि डाइल्यूशन करने के लिए कितना वाटर ऐड किया गया था। इस पे भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना। अगर कोई सॉल्यूशन है, उसको पतला कर दिया गया, पानी मिला दिया गया, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पानी मिलाओगे तो उसकी नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी, और नॉर्मलिटी चेंज कर दोगे तो कह रहे हैं पानी मिलाया कितना गया, तो उस वाटर कितना मिलाया गया, तो V2 माइनस V1। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं थोड़ा सा। व्हेन VA ml ऑफ एसिड of normality Na is mixed with VB ml of base with normality NB। मतलब एक एसिड है आपके पास, कह रहे एक एसिड है आपके पास और एक है बेस आपके पास। एसिड की नॉर्मलिटी कह रहे हैं Na है और एसिड का वॉल्यूम Va है, बेस की नॉर्मलिटी Nb है और वॉल्यूम क्या है Vb। वही बात की जा रही है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, एक एसिड है और एक बेस है। एसिड की नॉर्मलिटी Na, एसिड का वॉल्यूम Va, बेस की नॉर्मलिटी Nb और बेस का वॉल्यूम क्या है Vb। आपस में मिक्स किए जाए, या हम कहें इफ Va Na इज इक्वल टू Vb Ne, कॉन्टेक्ट मिलाए जा रहे हैं, मान लो मिलाए जा रहे हैं। अगर Va Na Vb Nb बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। हम जानते हैं एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर दोनों का अमाउंट, दोनों की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का मल्टीपल बराबर है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इफ Va into Na is greater than Vb Nb, solution is acidic। जो सॉल्यूशन जब दो एसिड और बेस आपस में मिला रहे हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, नेचर वैसा ही होगा। अगर दोनों के अमाउंट बराबर हैं, ठीक है, Va
Na इज इक्वल टू VbNb, तो सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर VaNa की वैल्यू VbNb से ज्यादा हो जाए, यानी कि एसिड ज्यादा है, तो सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर VaNa इज लेस देन VbNb, देन सोल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि बेस यहां पे क्या होगा? ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, आपने एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में आपस में मिला दिया, कह रहे हो कि नहीं VaNa इज ग्रेटर देन VbNb, तो बताइए उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Na इंटू Va माइनस Nb इंटू Vb अपॉन Va प्लस Vb। मैं आपको इस पे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि एसिड और बेस को आपस में मिला दिया गया, तो जो सॉल्यूशन बचा वो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? एसिड और बेस को मिलाया गया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना वो एसिडिक है या बेसिक है और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? क्लियर हो गया? ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बेसिक कब होगा? जब बेस का अमाउंट ज्यादा होगा। Nb Vb माइनस Na इंटू Va अपॉन Va प्लस Vb। इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये दोनों ही कंसेप्ट आपको तैयार करने हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल आपको मैं कराऊंगा। ये साथ ही साथ आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथ में नोट करते चले, आपके बेस्ट नोट्स बनेंगे आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इफ द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 हो तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन। कई बार जब आपके प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं तो एग्जामिनर जो वाइवा ले रहा होता है वो आपसे पूछ लेता है, डू यू नो व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन? क्या आपको पता है बेटा कि नॉर्मल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। आप आंसर दे सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो? 1 हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1/2 यानी आधी हो, आधी मतलब आधी, हाफ, तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी 1/10 हो, 1/10 का मतलब क्या हो गया? 0.1। ये क्या होता है? 0.5। अगर 0.1 यानी 1/10 है तो क्या बोलेंगे? डेसी नॉर्मल। 1/100 यानी कि 0.01 है तो सेंटी नॉर्मल। 1/1000 यानी कि 0.001 है तो क्या बोलेंगे? मिली नॉर्मल बोलेंगे। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है? ये दो बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। नॉर्मलिटी 1 है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी 1/2 है, क्या कहलाएगा आपका? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? आगे देखेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नॉर्मेलिटी डिक्रीज। अभी हमने आपको बताया कि कंसंट्रेशन की किसी भी मेथड में अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जैसा कि आपने देखा कि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ये देखो, मेन नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला था इसमें वॉल्यूम का टर्म बेटा आ रहा था, ये वॉल्यूम का टर्म आ रहा था, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, और वॉल्यूम का टर्म आएगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी नॉर्मेलिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन का। जो अगला टर्म है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यहां से एक चीज पहले पॉइंट याद रखेंगे कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बोलते हैं। आप प्रैक्टिकल करोगे ना, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं बेटा, लास्ट में उसमें कहते हैं क्या? उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। स्ट्रेंथ बोले तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसमें? ग्राम पर लीटर में। क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कि एक लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम डिजॉल्व हैं उसे क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन, और उसी को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या हम कहें स्ट्रेंथ,
इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी V इन लीटर। क्लियर हो गया? पूछा जाए बताइए, अच्छा क्या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? बताइए, क्या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे वही डिपेंड करते हैं जिसमें वॉल्यूम का टर्म हो, और इसमें वॉल्यूम का टर्म है। वॉल्यूम का टर्म में कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? तो यहां पे देखें, यहां पे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होगी? घट जाएगी, यानी कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो अभी हमने देखा कि बेटा नॉर्मलिटी जो होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V इन ml, V इन लीटर, V इन लीटर। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इक्वेशन नंबर 2। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए क्या बनेगा? नॉर्मलिटी अपॉन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू W अपॉन E, और ये हो गया आपका V लीटर में, अपॉन W, और ये क्या हो जाएगा? V लीटर में। ये WV बाई लीटर, WB बाई लीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फाइनल रिलेशन आपका? नॉर्मलिटी अपॉन ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बचा आपका? 1 अपॉन E, 1 अपॉन E। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। याद रखेंगे आप, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। क्लियर है ना? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अभी हम यहां एक चीज और कर सकते हैं बेटा, जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन N। N क्या है? एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेसेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स और वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू M बाई N। तो अगर हम E इज इक्वल टू M बाई N की वैल्यू अगर बेटा इसमें रख देते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन N। सो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी आपको क्लियर हो गया, सॉरी रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आपको क्लियर हो गया। ओके